हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाई डीसी सर। इस चैनल पर हमने आप सभी के बेस को मजबूत करने की जो शुरुआत की थी उसे हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये इतिहास जो हम अपने नींव के रूप में पढ़ रहे हैं, इसे मजबूत करते हुए ही आप किसी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। जो बेसिक 4 सब्जेक्ट होते हैं उन्हें बहुत मजबूत करना है हम सभी को। इसी क्रम में अब हम आधुनिक भारत के इतिहास में प्रवेश करेंगे। उससे पहले एक स्वतंत्र राज्य को और पढ़ लेते हैं जो कि अवध है। आज हम अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, और फिर मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम पिछली क्लास में हमने जो स्वतंत्र राज्यों को पढ़ा, एक में हमने मराठा साम्राज्य को पढ़ा, एक अलग पृथक वीडियो में हमने बंगाल को पढ़ा, एक पृथक वीडियो में हमने वेसूर को पढ़ा। वैसे ही एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अब हम पढ़ने वाले हैं अवध राज्य। अब अवध राज्य क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा इसे मैप पर समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरे क्षेत्र पर मुगलों का कब्जा हुआ करता था, या मुगल एम्पायर इस पूरे एरिया में हुआ करता था। जब मुगलों में अच्छे राजा नहीं आते हैं या प्रतापी राजा नहीं आए, सम्राट नहीं आए, तो मुगल वंश का उत्तरी भाग या उत्तरवर्ती या जो अंतिम समय था उस दौरान धीरे धीरे छोटे छोटे अनेक राज्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और यहाँ इलाहाबाद के आसपास या उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, मैं बोल रहा हूं उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, एक नई डायनेस्टी, एक नया साम्राज्य, एक राज्य निर्मित होता है जिसे हम अवध साम्राज्य के नाम से जानते हैं। अवध साम्राज्य कह दो, राज्य कह दो या अवध कह दो, एक ही बात है। यह अवध की शुरुआत सादत खां या बुरहानपुर मुल्क नाम के एक व्यक्ति द्वारा की जाती है। अब कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे अंग्रेज इसे अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने सेम स्लाइड में आपको बताया था कि मुगल साम्राज्य के विघटित खंडों में, अर्थात उसके जब टूटने वाले हिस्से थे, उस समय स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। और उनमें से कुछ शक्तिशाली राज्यों में बंगाल था, अवध था, हैदराबाद था। हैदराबाद को हमने मैसूर के रूप में, जिसमें से एक टुकड़ा हैदराबाद निकल गया। फिर भरतपुर, बंगाल, अवध, ये हमने पढ़ लिया है। ये पढ़ने के बाद अब हम यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, कैसे उन्होंने धीरे धीरे चीजों को कैप्चर किया, उस बात पर आ जाएंगे। एक हिस्सा और बचेगा जिसमें हम राजपूत पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम राजपूत शासनकाल को नहीं पढ़ेंगे, उसे हम अलग से 3-4 दिन की क्लास लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बीच में गड़बड़ कर देगा वो। अभी हम इस कहानी को ब्रिटिश एम्पायर में तक ले जाएंगे, और फिर भारत ने स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन लड़े, वहां से भारत को स्वतंत्र कराते हुए 1947 तक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अवध, जो कि 1722 से 1724 के बीच में सादत खां अर्थात बुरहानपुर मुल्क द्वारा आजाद कराया गया, आजाद कह लो या स्वतंत्र कराया गया, या स्वतंत्र से भी अच्छा है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसकी आज हम बातें पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको इसकी लोकेशन बता दी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को हम कहते हैं पुराना वाला अवध, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य को कैसे स्थापित किया गया सॉरी अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच था। कैसे था समझ लीजिए। देखो, अंग्रेजों की शुरुआत में जो कब्जा होता है वो बंगाल पर होता है। कहां होता है? बंगाल पर, और फिर धीरे से वो दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। शुरुआत में अंग्रेजों का कब्जा यहां था और मराठों का कब्जा यहां था। इन दोनों के बीच में यहां एक राज्य है जिसे हम अभी अवध साम्राज्य या अवध राज्य के रूप में जान रहे हैं। अंग्रेजों का दिल्ली पे भी कब्जा है और यहाँ बीच में अवध है, यहाँ मराठा साम्राज्य है। तो ये एक बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। आपको याद रखना है किस राज्य को बफर स्टेट कहा जाता है। यह पश्चिम में कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है, से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी, ये भी उत्तर प्रदेश में है, वहां तक फैला था। इसे बफर राज्य या बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने बहुत समय तक अंग्रेजों को पूरे भारत पर कब्जा करने से रोके रखा। 1757 की क्रांति और 17 बक्सर के युद्ध में जब ये ध्वस्त होता है, तो उसके बाद फिर इनका अंग्रेजों का कब्जा पूरे भारत पर होना शुरू हो जाता है।
तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे भाई? सआदत खां थे, याद रखना। अवध जो है उसकी आदत जो है हमें अच्छी नहीं लगती, अवध और आदत एक ही शब्द है। आदत खां, सआदत खां, बुरहान मुल्क इनका मूल नाम है या इनकी उपाधि है, आप याद रखेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि इन्हें कब और किसने दी थी ये उपाधि। आगे बढ़ते हैं। ये एक ईरानी सरदार थे। अब देखो, जब हमने मुगल साम्राज्य पढ़ा था तो वहां हमने आप सबको ये बताया कि 4 प्रकार के दल हुआ करते थे। एक ईरानी दल थे, एक तुरानी दल था, एक सैयद बंधुओं का ग्रुप था और एक अफगानी ग्रुप था। इन चारों ने ही अपने आप के लिए अलग अलग राज्य बनाने की कोशिश की। सैयद बंधुओं ने मुगल एम्पायर पर राजा निर्माण करने का काम किया और बाकी 3 दलों ने अपने लिए स्वतंत्र छोटे छोटे राज्य बनाए। उसमें से इस ईरानी दल के एक नेता या ईरानी दल के एक व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम है सआदत खां, इस सआदत खां ने अपने लिए या अपनी ताकत से, अपनी शक्ति का प्रयोग करके एक स्वतंत्र राज्य बनाया जो कि अवध कहलाता है। तो अवध कैसे बना ये समझ आ गया होगा। थोड़ा और डीप में इस बात को समझाऊं तो शायद क्लियर हो। सआदत खां के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां या बुरहानुल मुल्क था। यह एक ईरानी सरदार था। उसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस का फेवरेट प्रश्न है। आजकल इसे एमपी पीएससी ने भी कॉपी करना शुरू कर दिया है, तो रट लीजिए कि अवध की राजधानी फैजाबाद थी। क्या थी अवध की राजधानी? फैजाबाद। वहां शिया था। कौन था? बुरहानुल मुल्क। निशारपुर के सैयदों का वंशज था। 1722 में वह अवध का सूबेदार बना। देखो, बहुत क्लियरली समझो, मुगल राजा ने अपने राज्य करने के लिए, देखो ये मुगल एम्पायर है और यहाँ का जो मुगल एम्पायर है उसमें सबसे खतरनाक राजा हुआ औरंगजेब, जो कि 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। तो औरंगजेब जब मरा तो उसके बाद यहाँ इसके दरबार में जो ताकतवर लोग थे उन्होंने अपने आप को सूबेदार बनाना शुरू किया। कहीं यहाँ का, कोई यहाँ का, कोई यहाँ का, ऐसे धीरे धीरे लोग अपने आप को सूबेदार बनाए। और उसमें से एक सआदत खां जो है, जो कि एक ताकतवर व्यक्ति है, जिसकी पहुंच पकड़ बहुत है, उसने अवध को अपने आप सूबेदार या अवध की रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे यहाँ का सूबेदार बनाया जाए। और जैसे ही वो अवध का सूबेदार बनता है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ का राजा कमजोर है, वो मुझसे नहीं लड़ पाएगा, इसलिए वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। और इस तरीके से अवध एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है। बातें समझनी है। सम्राट मोहम्मद शाह उस समय थे के शासनकाल में 1719 से 1748 तक इसका शासनकाल रहता है। मैं अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में एक स्वतंत्रता या एक इकाई का दर्जा मिल जाता है, ये याद रख लेना। बहुत सामान्य सी बात थी। 2 प्रश्न यहां से बनते हैं। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? सआदत खां ने। और अवध जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय वहां कौन राजा था? दिल्ली में कौन था? मोहम्मद शाह। क्योंकि दिल्ली से टूटकर राज्य बन रहा है, इसलिए दिल्ली महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सआदत खां हमने पढ़ लिया कि एक शिया मुसलमान था, ईरानी व्यक्ति था और ये अपने आप में ईरानी दल का एक नेता था। अब सआदत खां के बारे में थोड़ी पुरानी बातें भी याद रखो। सआदत खां 1720 में बयाना का फौजदार नियुक्त किया जाता है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। अब जो व्यक्ति राजा की मदद करेगा, राजा तो वैसे ही पावरफुल है, लेकिन राजा को अगर किसी की जरूरत है, वो किसी की मदद ले रहा, तो मतलब वो राजा जैसा ताकतवर व्यक्ति होगा। इसलिए ये सैयद बंधुओं को मारने में या उनकी मृत्यु में भाग लेते हैं। फलस्वरूप इनको पहले पंच हजारी और बाद में सप्त हजारी का मनसब मिलता है और इनको साथ में एक उपाधि दी जाती है, जो उपाधि है बुरहानुल मुल्क। ये शब्द याद रख लेना। किसे बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी गई, किसने दी, किसे दी और ये कौन था ये भी याद हो। सआदत खां को दी। किसने दी? जो उस समय मुगल सम्राट था। अभी मैंने बताया शाह आलम उस समय राजा था या उस समय मुगल सम्राट था। आपको याद रखना है इस पूरी ड्यूरेशन में मोहम्मद शाह, सॉरी मैंने शाह आलम बोला, मोहम्मद शाह जो है वो 1719 से 48 तक राजा रहा है। जब सारे जो साम्राज्य हैं या सारे जो छोटे छोटे राज्य हैं वो टूटते हैं, तो इसी मोहम्मद शाह के समय ही टूटते हैं।
1720 से 1722 तक वहां आगरा का भी गवर्नर रहा और उस समय उसने एक व्यक्ति जिसका नाम है नायब नीलकंठ नागर, इसकी मदद से शासन को चलाया था। आगरा पर भी उसने कब्जा रखा अपना, लेकिन जब वो अवध का सूबेदार बन गया तो फिर उसने केवल अवध पर ध्यान देना शुरू किया और फिर ये इलाहाबाद पर कब्जा करेगा। आगे बढ़ते हैं। शहादत खां और क्या करेगा? शहादत खां 1723 में अवध में एक नया राजस्व बंदोबस्त स्थापित करेगा या उसकी शुरुआत करेगा। याद रखना, उसने उचित भू लगान कर तथा बड़े बड़े जमींदारों के जुल्मों से किसानों को बचाकर लोगों की स्थिति को सही करने का प्रयास किया, जिससे जनता इसके पक्ष में बोलने लगी और इस राज्य में विरोध जो है या विद्रोह जो है वो शून्य मात्र हुए, जनता ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जब नादिर शाह, अब ये नादिर शाह कौन है भाई? नादिर शाह जो है वो हमारे इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि नादिर शाह के आने पर ही पूरे भारत का नक्शा चेंज होता है, याद रखेंगे ये। ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद शहादत खां को बुलाया तो उसने विष खाकर, मतलब जहर खा करके अपनी आत्म या उसकी हत्या कर ली। बहुत सिंपल सी बात है। दिल्ली में एक राजा था जो बदल गया, पहले इस छोटा कमजोर राजा था, तब इसने अपने आप को स्टेब्लिश कर दिया। लेकिन जब दिल्ली में एक ताकतवर राजा आता है जिसका नाम है नादिर शाह, अब ये नादिर शाह मुगल वंशी राजा नहीं है तो वो रहम भी नहीं करेगा, उसको सुननी भी नहीं है किसी की। तो नादिर शाह के जब दिल्ली पर कब्जा कर लेता है तो वो इसे अपने दरबार में बुलाता है कि आओ भाई बताओ तुम्हारा कितना हिस्सा है, कौन हो तुम, कैसे हो, नहीं तो हम तुम्हें आक्रमण करके हराएं। तो ये जब इसे बुलाया जाता है तो ये आत्महत्या करके, जहर खा करके मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। बहुत सिंपल सी बात थी। जब ये मर जाएगा तो इसका कोई पुत्र तो है ही नहीं। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे जिसका नाम है सफदर जंग से किया हुआ है, और सफदर जंग जब अगला उत्तराधिकारी बनेगा ये नादिर शाह से हाथ मिलाएगा, उसके साथ साथ रहेगा, उसकी बातें सुनेगा, उसको टैक्स वैक्स देगा, बातें तो माननी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। ये अगले राजा पर आ गए हम, सफदर जंग पे। सफदर जंग जो है वो अबुल मंसूर खां के नाम से जाना जाता है, तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला इसका जो बेटा आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 1757 की क्रांति में भाग लेगा। अबुल मंसूर खां, अबुल मंसूर याद रखना, अबुल मंसूर खां या सफदर जंग शहादत खां का भतीजा भी था, दामाद भी था, और वहां उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी अर्थात राजा बन जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदर जंग को अवध का नवाब नियुक्त किया हुआ है। 1748 में सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया। ये अहमद शाह अब्दाली है जो मराठों के साथ लड़ करके मराठा साम्राज्य को तहस नहस करेगा, नहीं तो मराठों का दिल्ली पर कब्जा होता। तो आपको याद है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में एक मूवी भी बनी इस पर, पानीपत का तृतीय युद्ध, वो हमने देख भी रखा है, हमारी स्टोरी में भी, हमारे जहन में भी है। अहमद शाह अब्दाली ने पूरे दिल्ली वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, ये वही दौर चल रहा है। 1748 में अहमद शाह ने अपने वजीर नियुक्त कर दिया, किसको? सफदर जंग को। तो ये ताकतवर हो गया, इलाहाबाद प्रांत भी इसको दे दिया, तो इलाहाबाद पर भी इसका कब्जा हो गया। इस कारण अब उसका उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगा है। क्या कहलाने लगा है? नवाब वजीर कहलाने लगा। तो यहाँ के राजा पहले नवाब कहलाते थे, अब वो नवाब वजीर कहलाने लगे, क्योंकि वो अहमद शाह के नवाब बन गए हैं, सॉरी वजीर बन गए हैं। आगे सफदर जंग कौन है? सफदर जंग शहादत खां का भतीजा और उसका दामाद। 1754 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद दोनों की जनता को खुश रखता है और वहां कोई अशांति नहीं फैलने देता है, जिससे जनता इसको राजा मानकर स्वीकार करती है और शासन चलते रहता है। आगे 1754 में जब ये मर जाएगा तो कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होगा, और यहीं से फिर हम 1757 की बात करेंगे, जब प्लासी का युद्ध हुआ और फिर बक्सर के युद्ध में ये भाग लेगा। सफदर जंग के बारे में 2-3 बातें और याद रख लो। उसने बागी जमींदारों को दबा दिया, उसने मराठा सरदारों से मित्रता कर ली, जिससे उसके अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ ना हो सके। उसने रुहेला और बंगस पठानों के विरुद्ध लड़ाइयां की। बंगस नवाबों के विरुद्ध 1750-51 में उसने जब लड़ाई की तो मराठों की सहायता ली, और मराठों जाटों की सहायता से इसने बंगस पठानों को मार गिराया। रुहेलखंड के जो इसके क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले लोग थे
उनको भी हरा करके उनको भी प्रतिबंधित किया, अपने क्षेत्र में शांति स्थापित की। याद रखना, सफदर जंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की थी। कैसे न्याय की उचित व्यवस्था की थी? ये हिंदुओं को भी और मुस्लिमों को भी बराबर अपने शासन में भागीदार बनाता था। दोनों में जो योग्य व्यक्ति होता था उसे ये राजा या शासन में प्रमुख अधिकारी बना लेता था। 1753 में बादशाह ने उसे वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। क्यों बर्खास्त कर दिया? नहीं बन रही होगी दिल्ली के राजा से, तो बर्खास्त कर दिया। अब आगे क्या होगा? शाही सेनाओं के साथ विफल संघर्ष के उपरांत वह अवध वापस चला गया, जहां 1754 में उसकी मौत हो जाती है। और अब इसका उत्तराधिकारी जो है वो शुजा उद्दौला आएगा, और यही शुजा उद्दौला इंपॉर्टेंट है, जो बक्सर के युद्ध में 3 तरफ की सेना है, मुगलों की सेना, बंगाल की सेना और अवध की सेना, ये तीनों सेनाएं अंग्रेजों से लड़ेगी, तीनों हार जाएंगे और फिर नाश होना शुरू होगा भारत का, क्योंकि अब भारत ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनने लगेगा, बड़ा सा हिस्सा। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो समझ रहे हैं अवध, उसमें तीसरा राजा आ चुका है जिसका नाम है शुजा उद्दौला, जो 1754 से लेकर 1775 तक शासन करेगा और 2 महत्वपूर्ण संधियां ये व्यक्ति करेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले इसकी बेसिक बातें समझ लें, फिर वो संधियां समझेंगे। अवध के सूबेदार सफदर जंग की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र जो है वो शुजा उद्दौला बना, या शुजा उद्दौला जो है वो नवाब बना। बहुत सिंपल सी बात थी। 3 हमने राजा अभी तक पढ़े, शहादत खां, सफदर जंग, और तीसरा आया शुजा उद्दौला। अब शुजा उद्दौला बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। तुरानी वजीर इमादुल मुल्क की शत्रुता के कारण जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अभी दिल्ली में कौन राजा है? शाह आलम द्वितीय, अली गोहर उसका उपनाम है, को सुरक्षा के कारण दिल्ली छोड़ना पड़ा, तो शुजा उद्दौला उसको संरक्षण देगा। कहां पर उसका स्वागत करेगा? लखनऊ में। एमपीपीएससी ने इस लाइन को वर्ड टू वर्ड उठा करके पूछा हुआ है प्रश्न। एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि जब दिल्ली पर किसका? तुरानी वजीर इमादुल मुल्क का कब्जा हुआ, तो उस समय का राजा कौन राजा था? अभी हमने बताया शाह आलम द्वितीय। उसका स्वागत या उसे किसने संरक्षण दिया? तो उसे किसने संरक्षण दिया? अवध के राजा या अवध का नवाब शुजा उद्दौला ने लखनऊ में संरक्षण दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजा उद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। क्यों दे रहे हैं ये अहमद शाह अब्दाली का साथ? क्योंकि इनको पता है ये महत्वपूर्ण राजा है, दिल्ली पर कब्जा कर रखा है। पहले तो ये मराठों के साथ थे, लेकिन अब ये जैसे ही अहमद शाह अब्दाली आया, ये किसके साथ हो गए? अहमद शाह अब्दाली का। और इसी कारण से अहमद शाह अब्दाली का पलड़ा भारी हुआ, उसने मराठों को हराया। आगे बढ़ते हैं। और बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ वह बक्सर के युद्ध में भाग लेगा। आपको मैं एक बार याद दिला दूं, 1764 में अंग्रेजों को हराने के लिए, अंग्रेज क्योंकि अब बड़ी शक्ति बन चुके हैं, तो एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ से 3 राजा। पहले बंगाल का नवाब, कौन है बंगाल का नवाब उस समय? मीर कासिम। दूसरा अवध का नवाब जिसका नाम है शुजा उद्दौला, और तीसरा दिल्ली का राजा जो कि मुगल सम्राट है। ये तीनों मिल करके एक सेना बनाएंगे और अंग्रेजों से लड़ेंगे, और जैसे ही ये इस युद्ध में हारेंगे, अंग्रेज इन तीनों ही क्षेत्रों पर इनडायरेक्ट तरीके से कब्जा कर लेंगे। एक बार मैप देख लो, मराठों को बाद में हराते हैं, वो हम कहानी आगे पढ़ लेंगे, लेकिन मराठों को तो वो हरा चुके हैं, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मराठा जब हमने पढ़ा था, यहाँ अवध है, यहाँ बंगाल है और यहाँ दिल्ली है। और जब इस तीनों पर इनका कब्जा हो गया, तो अंग्रेजों का बहुत बड़े भारतीय क्षेत्र पर कब्जा हो गया, जो कि बक्सर के युद्ध में हुआ। और यहां से शासन सीधे क्राउन के हाथ में चले जाता है। क्राउन के हाथ में 1858 में जाएगा, सॉरी, अभी कंपनी का पूरा नियंत्रण हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद 1765 में क्लाइव, जो कि अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, ने अवध के नवाब शुजा उद्दौला, जो कि अवध का नवाब था, से कड़ा एक जगह का नाम है, इलाहाबाद भी एक जगह का नाम है, वो लेकर के दिल्ली के राजा को दे दिए कि अब आप इसी पे शासन करो भैया, या आप शासन करो, क्योंकि अल्टीमेटली अंग्रेजों को उसको
छुड़ाना था। सुजा-उद-दौला जो है उसने वारेन हेस्टिंग के साथ 1773 में बनारस की संधि की, और ये बनारस की संधि 1760 बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। कब हुई? 1773 में हुई। कब हुई? 1773 में। याद रखना बनारस की संधि कब हुई, तो बनारस की संधि 1773 में हुई। किसके किसके बीच में? वारेन हेस्टिंग और अवध के नवाब सुजा-उद-दौला के बीच में हुई। और इसने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो गड़बड़ की। याद रखना कौन कौन सी? तो इलाहाबाद की संधि पहले तो हमें याद रख लेना है, वो भी इनके साथ हुई थी। उसके बाद इसी का नया रूप जो है वो बनारस की संधि के रूप में, या इलाहाबाद को ही हम बनारस का अपडेट वर्जन कह दें, उसी के रूप में ये संधि होती है। यह संधि अवध के नवाब सुजा-उद-दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच में हुई। इस संधि के द्वारा इलाहाबाद और कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए। किसको बेच दिए गए? नवाब को। इसके अतिरिक्त नवाब ने रूहेला के विरुद्ध कंपनी की सहायता का वचन दे दिया कि अब जब कंपनी रूहेलों पर आक्रमण करेगी तो मैं उनकी मदद करूंगा या ब्रिटिश लोगों की मदद करूंगा। इसके लिए नवाब को 40 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ते। सीधी बात है। इस संधि से प्रेरित होकर ही नवाब ने 1774 में रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया, और 1774 में मीसपुर कटरा के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां को मार डाला गया। किसने मार डाला? सुजा-उद-दौला ने। तो ये बैक ऑफ द माइंड एक स्टोरी अपने दिमाग में बनाए रखना, होच पोच ना हो जाए। मुझे पता है यहां आपके दिमाग में चीजें होच पोच हो सकती हैं, तो केवल ये याद रख लो यहां से कि बनारस की संधि कब हुई। बनारस की संधि 1773 में हुई थी। हम ये एक पॉइंट यहां से रट लें, बाकी की बातें छोड़ दो, वो आप जब अंग्रेज पढ़ेंगे तो उस समय आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट हो जाएंगी। अभी एकदम से सारी बातें सेट करने की जरूरत नहीं है। सुजा-उद-दौला मर चुका है। उसके बाद कब मरा है वो? 1775 में। 1775 में वो एक संधि करते हुए मरा है जिसका नाम है फैजाबाद की संधि। याद रख लेना है, फैजाबाद की संधि भी मैं अभी डिटेल में पढ़ा दूंगा, 2-4 बातें ही हैं उसमें याद करने की। हम अगला व्यक्ति पढ़ रहे हैं, उसका अगला नवाब आसफ-उद-दौला, जो कि 1775 से केवल 4 साल 1779 तक राजा रहा। अवध में इस समय बेगमों का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है, और ये काल इंपॉर्टेंट है। यहां से बेगमों के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ना, तो ये याद रख लेना। अवध की बेगमें जो हैं उनमें नवाब आसफ-उद-दौला की माता, क्या नाम है? बहू बेगम, तथा उसकी दादी ये है बर्रा बेगम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट महिला है, क्योंकि अंग्रेज इन पर जबरदस्ती लूट पूट करके इनका सोना चांदी छीन लेंगे, और ये दिल्ली की और लंदन की कोर्ट में केस चलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस के रूप में जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। जिनके पास बहुत सा सोना और चांदी था, परंतु बाद में वारेन हेस्टिंग जो है उसने ये अपने एक व्यक्ति 1781 में फैजाबाद की संधि की परवाह ना करते हुए जॉन मिडिल्टन छीन लेगा उनसे उनका सोना। तो वारेन हेस्टिंग अपने एक सिपाही या अपने एक जो छोटा अधिकारी है उसको आदेश देंगे मिडिल्टन को कि जब इनका सोना छीन लो, तो उनसे बेगमों से धन वसूलने का आदेश देता है। बाद में वारेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में बर्क कौन है? बर्क ने महाभियोग चलाया है। ये याद रखना, किस एक अंग्रेज गवर्नर पर इंग्लैंड में महाभियोग दायर किया गया था, तो उस अंग्रेज गवर्नर का नाम वारेन हेस्टिंग है, जिस पर बर्क नाम का एक अधिकारी जो है वो महाभियोग चलाएगा, जिसमें एक कारण उसका अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार करना माना गया। आसफ-उद-दौला ने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण कराया, और इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि लखनऊ जो है, ये क्वेश्चन याद रखना, लखनऊ में इमामबाड़े की स्थापना किसने की थी? तो उस समय जो आसफ-उद-दौला जो सरदार है, ये मुहर्रम मनाने या नमाज पढ़ने और त्योहार मनाने के लिए एक बिल्डिंग बना रहे हैं जिसका नाम है इमामबाड़ा। क्या नाम है? इमामबाड़ा। तो लखनऊ में इमामबाड़े का, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं भैया, तो लखनऊ में इमामबाड़े की स्थापना कौन करेगा? ये पॉइंट याद रख लेना, आसफ-उद-दौला करेगा। जिसमें क्या है? जिसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल दीवारें हैं।
फैजाबाद की संधि की बात हम कर रहे थे, जिसका उल्लंघन किया गया वारेन हेस्टिंग द्वारा और 2 बेगमों से सोना चांदी लूट लिया गया, वो बात समझ लेते हैं। इस संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई और इसी संधि के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों के संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी कि अवध की जो बेगमें हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की होगी। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा है कि इनके पास खूब सारा सोना चांदी है और ये इस पैसे का उपयोग हमसे लड़ने के लिए ना कर ले, इसलिए पैसा छीन लो। और उसी संधि का उल्लंघन करते हुए, तो ये क्वेश्चन 2 बनते हैं यहां से। एक तो फैजाबाद की संधि कब हुई थी, तो फैजाबाद की संधि 1775 में किसके किसके बीच में भैया, तो वारेन हेस्टिंग और अब भी वारेन हेस्टिंग हमने पढ़ा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी और यही इसको तोड़ देगा और फिर इन बेगमों से सोना चांदी लूट लेगा। किनके बीच में हुई थी, तो शुजा उद्दौला के बीच में हुई थी, शुजा उद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच में हुई थी, ये याद रखना। ये अगला आसफ जहां तो 75 में आता है, लेकिन तब वो संधि हो चुकी थी, तो महत्वपूर्ण बात हमें याद हो गई है। अब हम आगे अगले नवाब पढ़ रहे हैं, वजीर अली। क्या पढ़ना है हमें, वजीर अली। मैं 5 मिनट के लिए आपको टाइम दूंगा कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले पाए, वैसे हम आजकल पीडीएफ अपलोड करने लगे हैं। वजीर अली जो है वो अगले नवाब बनते हैं, लेकिन अब ये जो नवाब हैं किसी काम के नवाब नहीं है, केवल थोड़ी सी बातें हमें याद रखनी है। आसफ उद्दौला के बाद वजीर अली नवाब बनते हैं, कोई काम के नहीं है। उसके बाद असद अली खां नवाब बनते हैं, ये भी कोई काम के नहीं है। असद अली खां एक काम ये कर लेते हैं कि ये इलाहाबाद का जिला अंग्रेजों को सीधे तौर पर दे देते हैं और यही वेलेज अली के साथ सहायक संधि करते हैं। तो ये याद रखना, वेलेज अली के साथ अवध के किस नवाब ने सहायक संधि की, वेलेज अली सहायक संधि के लिए जाना जाता है। सहायक संधि उसके साथ करेंगे सआदत अली खां। इसकी शुरुआत सआदत खां ने की, यहां सआदत खां सहायक संधि कर लेंगे। अगले वाजिद अली शाह आएंगे जो 1857 की क्रांति के समय रहेंगे, याद रखना। यहाँ अवध का अंतिम नवाब है जब दलहोजी अभी गवर्नर बन चुका है पूरे भारत का और एक एक करके राज्यों को वो विलय करते जा रहा है, तो वो विलय करेगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउट्रम कौन है, आउट्रम एक सैनिक अधिकारी है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया है। बात समझ में आ गई। लेकिन अब अंग्रेजी साम्राज्य का तो ये हिस्सा बन गया, यहाँ नवाब का क्या होगा, तो नवाब को जेल भेज देंगे कलकत्ता में। वाजिद अली जो कि यहाँ के नवाब हैं को नजरबंद कर दिया जाएगा कलकत्ता में। अब सोचो, कलकत्ता भगा दिया इसको जेल में बंद करके, तो अब यहाँ इसका कोई तो उत्तराधिकारी होगा, इसका बेटा। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय अवध का नवाब कौन बनेगा, इसका बेटा वर्जिस कादरी। कौन बनेगा, वर्जिस कादरी। तो याद रखना, बेटे को छोड़ो, वर्जिस कादरी अवध से 1857 की क्रांति का आंदोलन का नेतृत्व करेगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आता भी है और पूछा भी जाएगा। 1857 में वैसे तो ये जो अवध है वो अंग्रेजों में मिल चुका है, लेकिन जो वहां थोड़ी बहुत जान बाकी है उसका नेतृत्व कौन करेगा, ये अवध का नवाब वर्जिस कादरी करेगा। और वर्जिस कादरी 1857 में अंग्रेजों से लड़ेगा। इस कारण अंग्रेज अब पूरी तरह यहाँ का शासन समाप्त करके उसको अंग्रेजी शासन का पूरा हिस्सा बना लेंगे। आपके दिमाग में बहुत शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी बैठ जानी चाहिए। मैं एक बार इसे रिपीट करता हूं। सबसे पहले सआदत खां आते हैं। सआदत खां अगले कुछ वर्षों तक शासन करते हैं। उनका बेटा तो कोई होता नहीं है, तो सफदरजंग जो है वो उनका भतीजा और दामाद बनता है। उसके बाद शुजा उद्दौला आता है। शुजा उद्दौला इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और शुजा उद्दौला के बाद बक्सर के युद्ध से ही इनका शासन वास्तव में इनका ना रहकर अंग्रेजों का हो जाता है। 1857 की क्रांति के समय 56 में ही इसका विलय डलहौजी द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वर्जिस जो व्यक्ति है, वर्जिस खां ये इसका नेतृत्व या 1857 की क्रांति में भाग लेकर के इसको जिंदा करने की कोशिश करेंगे या अपने साम्राज्य को फिर से छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि 1857 की क्रांति सफल ना हो सकी, इसलिए ये साम्राज्य पूरी तरह अंग्रेजों के पास चला गया और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। हमने ये सारी बातें पढ़ ली हैं। आप सबको बहुत डिटेल में, इससे आगे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है।
उम्मीद है आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। 5 तारीख से हमारी एक पेड क्लास भी शुरू हो रही है, जिसमें हम 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा को ही टारगेट करते हुए शुरुआत में स्ट्रेटेजिकली रूप से बहुत सारा कंटेंट याद करने वाले हैं। आप सब लोग अगर उस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आसानी से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।